समेत कई जिलों में आज मतदान हो रहा है। वोटर वोट कर रहे हैं। कौशाम्बी में 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत 57.10 रहा है। बाराबंकी में 5 बजे तक, चित्रकूट में 5 बजे तक 59.64% वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको जानकारी दे रहे हैं। बहराइच में 5 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में 5 बजे तक 57.01% हुए मतदान। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 12 जिलों को 61 सीटों पर वोटिंग हो रही। बाराबंकी में 54.74% हुआ मतदान। चित्रकूट में 5 बजे तक 59.64% वोटिंग। बहराइच में 5 बजे तक 55% हुआ मतदान। कौशाम्बी में 5 बजे तक 57.01% मतदान। बाराबंकी में 5 बजे तक 54.74% वोटिंग। चित्रकूट में 5 बजे तक 59.64% वोटिंग। और इसी बीच हमारे साथ लगातार सलाहकार संपादक केबक्श सिंह जी बने हुए हैं। केबक्श सिंह जी, जिस तरह से हम वोटिंग की बात कर रहे थे, 5 बजे तक की वोटिंग की यदि बात करें तो कहीं 55 तो कहीं 57% वोटिंग हुई है। अभी हालांकि 1 घंटा बाकी है, लेकिन क्या कहना है प्रतिशत को देखकर आपका? जैसा कि शुरू में फेज 1 में जब पहले चरण का चुनाव हुआ था, यही आकांक्षा थी वोट कम पड़ेंगे, लेकिन अंत में चलते चलते 55 से 60% हो गया। तो यहाँ भी 60-59% वोटिंग होगी। अभी आधा घंटा और बाकी है, तो 60% वोटिंग हो गई। मतदाताओं का वोट देने में रुझान है और वोट दे भी रहे हैं, लेकिन वो वही एक मुद्दा है उनका कि उनको जो 2 तरीके से वोट लोग कर रहे हैं। महिलाएं वोट कर रही हैं अपनी सुरक्षा के लेके, नौजवान वोट कर रहा है अपनी की बेरोजगारी पर, और सामान्य जनता जो सामान्य गृहिणियां और लोग हैं वो उस पे महंगाई पे वोट कर रहे हैं। तो लोगों का साफ साफ है, महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और महिला सुरक्षा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज अभी ये 60% के करीब जाएगा, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि समय काफी है। जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सभी सुन रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे और जिस मंत्र की बात कर रहे थे, तमाम कार्यकर्ताओं से इस बात का आह्वान किया है कि घर घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम कहें। इसको लेकर क्या आप मान रहे हैं? क्या एक बार फिर से जादू चलाने की जो कोशिश लगातार की जा रही है वो सक्सेस हो पाएगी? प्रियंका जी, पहले भी यही सवाल पूछा था तो हम मोदी जी के बारे में हमने कहा मोदी एक करिश्माई शख्सियत है, कोई कोई करिश्मा करेंगे और मोदी की बात का असर भी होता है। अब कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा है, तो कार्यकर्ताओं के जोश से, क्योंकि बनारस में अब 6ठे फेज में चुनाव होना है और तो इसलिए कार्यकर्ताओं पे मोदी की बात का असर पड़ेगा और यहाँ पे लोग उनको उनकी जो मंत्र दिया है उस मंत्र को रखेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी बिल्कुल। मत प्रतिशत की यदि हम बात करें तो बहराइच 55%, 55, 56, 57 इसी बीच में आ रहा है। आप जिस तरह से अंदेशा जता रहे हैं कि 6 तक 60% तक हो सकता है, लेकिन जो बम्पर वोटिंग की हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तौर पर 65% जो पश्चिमी जिलों में देखने को मिली थी, वो नजारा यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? लगभग वही वोटिंग है, क्योंकि जब ये 23 तारीख को वोटिंग हुई थी यहाँ पे चौथे चरण में, तो अभी वही 60-61% गया, तो 60-61% जाएगा। क्योंकि जो लोग आराम से निकलते हैं, तो वोटिंग बूथ है, लोगों घरों के पास से ज्यादा दूर जाना नहीं है, तो परसेंटेज भी बढ़ सकता है और भीड़ भी हो सकती है। जी बिल्कुल। लगातार केबक्श सिंह जी, तमाम नेताओं के साथ ही साथ तमाम अधिकारियों ने इस बात के लिए पुरजोर कोशिश की कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं लुभाया जाए और मतदाताओं को इस ओर आकर्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि अधिक से अधिक वोट करें। लेकिन तभी वोट प्रतिशत की यदि हम बात करें तो पिछले चुनावों के लमसम ही रहा है, बढ़ा जरा भी नहीं है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या जो यूथ वोटर है या जो तमाम अलग अलग तबके का वोटर है, क्या वो बाहर निकलना नहीं चाहता, या सरकारों से विश्वास उठ गया है, या राजनीति से विश्वास उठ गया है? क्या इसके पीछे मुख्य वजह है आप मानते हैं? देखिए, ये मतदाता निकल तो रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी रही है। जागरूकता कमी
की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर जागरूकता और बढ़ाई जाती तो वोट का 70 के ऊपर जा सकता, लेकिन जागरूकता कमी रही, प्रशासन की कमी रही है और चुनाव आयोग की भी रही। चुनाव को एक अभियान चलाना चाहिए था जिसमें अधिसूचना जारी हो गई थी। चुनाव आयोग ने भी कोई अभियान नहीं चलाया और जागरूकता कमी कारण ये वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नहीं है। वोटिंग संतोषजनक है, 60% वोटिंग माने रखती है, वो वोटिंग परसेंटेज सामान्य संतोषजनक है। जी बिल्कुल। तो इसे आप संतोषजनक मान रहे हैं। 5वें चरण का अभी 6 बजे तक इंतजार करना होगा कितने और प्रतिशत बढ़ता है। आगे के जिलों की यदि हम बात करें, छठे और 7वें चरण में जिनमें मतदान होना है, आज की तो वोटिंग लगभग 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि आगे भी इसी तरह का रुझान रहने की उम्मीद है? क्योंकि माना जाता है कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी कई बार वोट पड़ते हैं। हाँ, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जाएगा, 70 के करीब जाएगा। और जो मोदी ने आज मंत्र दिया है, अभी अभी भाषण में हम सुन रहे थे अपने ही चैनल पे, तो कार्यकर्ताओं से अपील की घर घर जाए, उनकी विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, हर मतदाता तक पहुंचाए। तो योगी के इस मंत्र का असर पड़ेगा। जो अभी तक लोग नाराज थे, अब पहली बार प्रधानमंत्री के मुंह से कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि हम भी सामान्य कार्यकर्ता हैं, आपको भी सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से सलाह दे रहे हैं। तो मोदी की सलाह को, इस मंत्र को मतदाता मानेगा, कार्यकर्ता मानेगा और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर जोश है और इसका असर जरूर 6वें और 7वें चरण में देखने को मिलेगा और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। केबक सिंह जी, जिस तरह से लगातार कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की बात करते हुए नजर आए। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी पहले भी चलती थी, लेकिन इस समय पूरे विश्व के जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में जनता को कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का एक बार फिर से नाम देकर या राष्ट्रवाद की याद दिलाकर भी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए। देखिए, राष्ट्रवाद तो बीजेपी का पुराना मुद्दा है। राष्ट्रवाद के नाम पे ही सत्ता में आए थे। राष्ट्रवाद और मंदिर दो ही मुद्दे उनके पास, वो सत्ता में आए थे और ये मुद्दा चलेगा। इसका असर भी जनता में पड़ता है और जो विशेषतर जो हिंदू लोग हैं, इन पे राष्ट्रवाद पे ज्यादा जोर देते हैं हिंदू, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। इसके अलावा तमाम अलग अलग दलों की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, बसपा की खासतौर से यदि हम बात करें तो बसपा को लेकर माना जा रहा था कि इस बार उसको कम नहीं आंका जा सकता है। साइलेंटली भले ही अपनी तैयारी बसपा कर रही थी, पर वोट बैंक जिस तरह कंसिस्टेंटली बना रहा है पिछले कई चुनाव में, सीटें भले ही हारे हों लेकिन वोट बैंक कहीं ना कहीं बरकरार रखा है उन्होंने। बसपा की क्या भूमिका आप देख पा रहे हैं? बसपा का जो वोट बैंक सीमित है वो कहीं नहीं जाता है। चाहे वो मायावती ने ऐसा कर रखा है कि बसपा का वोट बैंक किसी भी, ना कांग्रेस को जाएगा, ना बीजेपी को जाएगा, ना सपा को जाएगा, ना किसी अन्य दल को। जो बसपा का वोट जो है एक संगठित वोट है, वो एक जगह ही रहेगा, जहां बसपा का प्रत्याशी रहेगा वहीं वोट देंगे। हाँ, मुसलमानों का वोट जो है, जो मुस्लिम वोटर्स है, वो ये देखते हैं कि कौन प्रत्याशी मुसलमान का हो, किस पार्टी से जीत रहा है, उसी को वोट दे देते हैं। तो मुसलमानों को वोट उसी जाता है। तो इसलिए बसपा का, और दूसरी बात मैंने पहले ही बताई थी, पहले जब आपने एक सवाल किया था, क्योंकि बसपा की भूमिका जो है वो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के पक्ष में है और इसीलिए जब चुनाव और टिकटों का वितरण हो रहा था, अंतिम समय पर उन्होंने 6 टिकट बांटे थे और भाजपा को, जहां भाजपा के प्रत्याशी थे वहां पे कमजोर प्रत्याशी खड़े किए थे। जो आपने कहा था कि किन की भूमिका में कौन होगा, तो मेरा ख्याल है कि बसपा ही, चूंकि त्रिशंकु ये चुनाव परिणाम त्रिशंकु होंगे और इसमें बसपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी। जी बिल्कुल। तो सरकार बनाने में बसपा की अहम भूमिका होगी, ये तो 10 मार्च के नतीजे बाद ही पता चलेगा कि कितनी मदद किस पार्टी को लगेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन की यदि हम बात करें तो जिस तरह से महत्वाकांक्षी होकर और आशाएं लेकर आगे बढ़े थे, क्या आप देख पा रहे हैं कि बहुमत के करीब पहुंच पाएंगे? देखिए, बहुमत के करीब तो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव बता रहा है, बहुमत के करीब तो कोई पार्टी नहीं पहुंच पाएगी, ना भाजपा पहुंच पाएगी, ना सपा गठबंधन पहुंच पाएगा। तो इन्हें तो किसी न किसी को साथ में लेना पड़ेगा। अब ये चुनाव परिणाम जितने हम लोग सर्वे कराते हैं कि ये सरकार आई, वो सरकार, सर्वे भी धराशायी हो जाते हैं। अब ये 10 तारीख के बाद ये कहना अतिशयोक्ति होगी किसकी सरकार बनेगी और किसका समर्थन होगा, लेकिन ये चुनाव परिणाम के बाद ही इस पे चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा।
जी बिल्कुल। जिस तरह से आपका कहना था कि किंग मेकर की भूमिका में बहु समाज पार्टी रह सकती है, और ऐसे में दोनों पार्टियों के बहुमत तक करीब ना जाने की भी आपने बात की है, क्या लगता है आपको बसपा का रुख किस ओर ज्यादा हो सकता है? आखिरी फैसला तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा और पार्टियों की गठजोड़ के बाद ही पता चलेगा। क्या आज की स्थिति में कुछ कहा जा सकता है? हाँ हाँ, प्रियंका जी, इसके पहले जिस तरह से अमित शाह ने मायावती की घूर घूर के प्रशंसा की है, मायावती ने उनको धन्यवाद भी दिया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती का झुकाव बसपा भाजपा की ओर है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपका कहना है कि तारीफ भी की है और टारगेट भी उतना करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी को यदि जरूरत पड़ती है तो आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देख पा रहे हैं? चुनाव लड़ा है, कांग्रेस की भी बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो क्या कुछ भूमिका रह सकती है आगे? अब ये चुनाव परिणाम के बाद ही ये राजनीति है, राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन होता है, ना अस्थायी कोई दोस्त होता है। अब चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे लेकिन तभी केवल सिंह जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी उतरी थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया डूबने से बचाने के लिए, क्या आपको लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगी, कुछ हासिल हो पाएगा कांग्रेस को? अब देखिए, इस समय प्रियंका जी जो मुख्य दल हैं, जो चुनाव में हैं, वो सीधी टक्कर जो है भाजपा और सपा गठबंधन से है। अब मायावती की पार्टी बसपा भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, अपना और वो ये आप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कई पार्टियां और चुनाव लड़ रही, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य जो है, मुख्य धारा में जो चुनाव की मुख्य धारा में दो ही पार्टियां, भाजपा और सपा गठबंधन। तो अब ये चुनाव कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस की साथ मुझे लगता है 2 ही सीटें थी, तो एक 8 सीट ले जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस की बहुत अच्छी कोई भूमिका होगी, कोई अच्छी भूमिका होगी इस चुनाव में। जी बिल्कुल। तो पिछली बार जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति थी, उससे क्या कुछ सुधार आने की उम्मीद है कि आप कुछ सुधार नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल समाप्त हो गया है और कई दशकों से सत्ता में नहीं है, इसलिए इनकी जो पार्टी संगठन भी दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं है। अब प्रियंका के भरोसे 1-2 सीट और बढ़ा लें या बराबर उसी सीट पे लाए, यही कांग्रेस की विजय होगी। जी बिल्कुल। केबक सिंह जी, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात कर रहे थे, इस बार मुस्लिम, जाट और यादव वोटों के साथ ही साथ लगातार सवर्णों को साधने की कोशिश तमाम पार्टियों के द्वारा की गई, और अब जो चरण बचे हैं जिसमें राम मुद्दा भी अहम माना जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से मंदिरों के चक्कर लगाते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर हम इससे पहले चर्चा भी कर रहे थे सैयद जी से, उनका भी ये कहीं ना कहीं कहना था कि सपा सुप्रीमो ने और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव में रुख बदला है, क्या लगता है आपको कि ये जो बदलाव समाजवादी पार्टी अपने अंदर लेकर आई है, इसका फायदा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा, या कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट था वो कहीं ना कहीं, हालांकि वोट तो उन्हें मिलेगा, लेकिन क्या कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है आगे आने वाले समय में? आपने शायद विनय कटियार का आज बयान नहीं सुना था। विनय कटियार ने एक बयान दिया था कि इस समय भाजपा के सामने मंदिर मुद्दा नहीं, क्योंकि मंदिर बन चुका है और मंदिर बन रहा है और बनने की अग्रसर, तो भाजपा के लिए तो मुद्दा मंदिर नहीं है। हाँ, अन्य दलों के लिए हिंदू वोट पाने के लिए दर्शन करना जाके, तो अन्य दलों के लिए हिंदुत्व की बात उसको रिझाने में लोग लगे हैं, सपा भी लगी है और कई अन्य पार्टियां लगी हैं, लेकिन भाजपा के लिए अब मंदिर मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए सिर्फ भाजपा के लिए मंदिर कोई मुद्दा नहीं। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से सैयद जी का कहना था कि मुसलमान शब्द कहने से बचते नजर आए हैं इस बार। देखिए, ये इनका जो है यमवाई फैक्टर जो है भी सपा में लागू है, और सपा इसी तर्ज पे काम कर रही। मुलायम सिंह ने यमवाई फैक्टर चलाया था, मुसलमानों का वोट इनको जाएगा, निश्चित तौर पे जाएगा, लेकिन ये सारा मुसलमान सपा को चला जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये अब मैं पहले कह चुका हूं कि मुस्लिम वोट जो होता है, देखते हैं कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार किस पार्टी से जीत रहा है, वो जीतने वाले उम्मीदवार को ही मुस्लिम मतदाता वोट करते हैं। जी बिल्कुल। यही जी बिल्कुल। केबक सिंह जी, मुस्लिम महिलाओं की यदि हम खास तौर से बात करें तो जिस तरह से राशन दिया गया है और भारी संख्या में लाभार्थी उसके भी क्रिएट हुए, एक वोट बैंक वो भी क्रिएट हुआ है। दूसरी तरह से 3 तलाक के बिल के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के मन में भी भाजपा को लेकर भावनाएं बदली थी, तो उसका आप क्या
असर देख पा रहे हैं? क्या चुनाव में उसका कुछ असर नजर आएगा? मुझे नहीं लगता है कि देखिए, जब आप महिलाओं को आप राशन देने की बात कर रही हैं, महिलाओं को आप गैस सिलेंडर देने की बात कर रही हैं, तो इसका पहले शुरू में तो इसका असर पड़ा था। लोगों को लगा कि हाँ, मोदी सरकार या भाजपा सरकार जो है लोग, लेकिन जिस समय गैस कनेक्शन दिए गए थे उस समय 300 या 400 रुपए गैस कनेक्शन था। अब वो जब उनको गैस के लिए सिलेंडर खरीदना पड़ता है, 1000 रुपए देने पड़ते हैं जी। और राशन की बात, जब गैस ही नहीं तो राशन बनाएंगे कहाँ से? वही पुरानी पद्धति लाए। तो इसका असर शुरू में पड़ा था, लेकिन अब फ्री, देखिए जनता फ्री की चीज, हर पार्टी फ्री देना चाहती है। सपा स्कूटी और लैपटॉप दे रही है, कांग्रेस भी स्कूटी देने की बात करे। ये फ्री वाली जो सामान बांटने वाली बात है, ये चुनाव के दौरान ही होती है, और जब सरकार में लोग आ जाते हैं सब भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी की यदि बात करें तो जिस तरह से महंगाई कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ड्रॉबैक का काम करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना का भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है लगातार। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2 साल में कोरोना की वजह से पूरे देश या उत्तर प्रदेश की राजनीति की यदि बात करें या उत्तर प्रदेश की ग्रोथ की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं रोड़ा तो अटका है। उसको लेकर क्या लगता है आपको? मतदाता तो ये तमाम चीजें नहीं सोचता है, लेकिन महंगाई बढ़ने के पीछे तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर कहते हुए नजर आते हैं। देखिए प्रियंका जी, ये जो आप कोरोना की बात कर रही है, ये तो विश्वव्यापी समस्या है, और मतदाता भी समझता, वोटर भी समझता है, विश्वव्यापी समस्या है। तो कोरोना में सभी पूरा विश्व परेशान है, तो इस वजह से मतदाता, इस पे कोई वोटिंग पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पे, इस पे असर पड़ेगा। देखिए जैसे हमारे संवाददाता भी जाते हैं कि आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम बेरोजगारी जो दूर करेगा उसको वोट देंगे, जो महंगाई दूर करेगा उसको वोट दे रहे हैं। देखे आए हैं महिलाओं का कुछ मैंने बयान सुना कि जब हमने जो महिला जो सुरक्षा हुई है उसके पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो इशारा तो लोग कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इसका कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं। जी बिल्कुल। तो केवक सिंह जी, इसके अलावा फिर हम जिस तरह से देखें अभी आखिरी का 1 घंटा जो बचा हुआ है और आप इस तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि 60% तक वोटिंग सामने आ सकती है, क्या मानना है आपका कि आखिरी के समय में क्या वोटिंग परसेंट में कितना और बदलाव? क्योंकि 50, 55, 56, 57 ये हम देख पा रहे हैं, तो क्या 60-62 से ऊपर जाएगी या इसके ऊपर जाने का अनुमान हो सकता है? शहरी मतदाता अक्सर ये 4 बजे के बाद ही निकलता है, लोग निकले होंगे। और देहात में तो लोग क्योंकि शाम हो जाती है तो जल्दी जल्दी वोट दे देते, देहातों में तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, लेकिन शहरों में वोटिंग परसेंटेज 5 बजे के बाद ही बढ़ता है। और अभी तक का ये उदाहरण है कि 4 बजे के बाद वोटिंग पैटर्न बढ़ता है। और मुझे लगता है कि 60% के करीब, 60-61% करीब वोट पड़ जाएगा इस चरण में, 5वें चरण में। जी बिल्कुल। तो आपको ऐसी उम्मीद है कि 60 से 61% तक वोट पड़ सकता है। आखिरी के 1 घंटे जो बचे हुए हैं इसमें वोटिंग बढ़ने के आसार हैं। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी भी पहुंचे हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे तो एक राजनीतिक विश्लेषक का ये भी कहना था कि आचार संहिता पहले लागू होती थी, लेकिन आजकल आचार संहिता के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि एक तरफ वोटिंग पड़ रही है, दूसरी तरफ टेलीविजन पर आप तमाम नेताओं को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, तो सब कुछ जनता के सामने खुला है। क्या इस तरह से जगह जगह जो रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इसका भी असर आखिरी की वोटिंग में नजर आएगा, आज की वोटिंग में नजर आ सकता है? देखिए अब ऐसा है, चुनाव प्रचार का अब ढंग बदल गया है। पहले शुरू में 60s में रैलियां निकलती थी, मोटर कार निकलती थी, साइकिल रैली निकलती थी, घोड़ा गाड़ी रैली निकलती थी, घोड़े निकलते थे, इससे रैलियां निकलती। अब चुनाव प्रचार हो गया, अब चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है और टेलीविजन और अखबारों में हो गया है, तो इसलिए अब इसका ज्यादा कोई चुनाव में असर पड़ता है। मतदाता आज का बहुत जागरूक हो गया है। पहले मतदाता इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, लेकिन अब मतदाता पढ़े लिखे हो गए हैं। विशेषकर जो नई पीढ़ी आई है, सारी पढ़ी लिखी है, तो वो अपने नुकसान फायदों को बेहतर समझते हैं, इसलिए उसी अनुसार वोट देते हैं। तो ये कहना कि अब कोई इसका ज्यादा असर, मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि इसका असर नहीं पड़ने वाला है? डिजिटल की यदि हम बात करें तो डिजिटल को लेकर और वर्चुअल रैली को लेकर जब बात सामने आई थी, आचार संहिता लगी थी, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था इस मामले में हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लगातार बीजेपी आखिरी समय में इस स्ट्रैटेजी के द्वारा तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास तो कर ही रही है, स्थानीय लोगों तक तो पहुंच ही रहे, लेकिन चारों तरफ मीडिया में यदि हम देखें तो
हर जगह नजर आ रहे हैं और हर जगह नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये मानना है कि इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आगे वाले चरणों में भी इसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा? देखिए प्रियंका जी, जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में होता है वो सत्ता का फायदा उठाता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इसी प्रकार से जो भाजपा कर रही वही भाजपा करती, जी बीएसपी सत्ता में थी वो भी ऐसे करती थी। जो सत्ता में होती, सत्ता का उसका लाभ मिलता है और वो मिलता रहेगा, ये भविष्य अनंत काल तक मिलता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं कि सत्ता का लाभ तो लोग उठाते हैं। जी बिल्कुल। केवक सिंह जी, लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अयोध्या की। आज हम खासतौर पर बात कर रहे थे और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या कहीं ना कहीं धुरी थी। शुरुआत भी वहीं से हुई और आखिरी समय तक भी ये मुद्दा बना रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भले ही बीजेपी के लिए ना रहा हो, लेकिन तमाम पार्टियां जिस तरह से इस ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी। कई बार लोग ये भी मान रहे थे कि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। क्या वाकई में आप ये मान पा रहे हैं कि उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक में कमी आई है इस बार? देखिए ये सवाल अच्छा किया आपने। कार्यकर्ता तो नाराज है, लेकिन वोटर कार्यकर्ता पे आधारित है। जब कार्यकर्ता नाराज है तो असर तो पड़ेगा ही। कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, यहां तक कि मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती थी। आपने सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे ऑडियोज हुए होंगे कि विधायक तक ये कहते थे कि हमारी कोई सुन रहा, और विधायकों की निगरानी करने के लिए पंचम स्तर से एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। विधायकों को मनाने का प्रयास करे कि क्या समस्या है, क्या समस्या है। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था जो प्रमुख सचिव स्तर का था। वो हर विधायक को फोन करता था, जितने लोग आके आपके क्या समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये पहली बार, मैं भी 40-45 साल से जर्नलिज्म में हूँ, पहली बार हुआ ये काम। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी समझी जाएगी कि हर जिले के जिला अध्यक्ष से बात करो, हर कार्यकर्ता से बात करो, उसकी समस्या का समाधान करो। लेकिन ये काम एक आईएएस अफसर को सौंपा गया जो कार्यकर्ताओं को समन्वय बैठाता था, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है। ये एक विधायक ने तो कह दिया कि हमारी कोई समस्या नहीं है। जब हमारी कोई बात शासन में सुनी नहीं जाती, विधायक कोई बात डीएम नहीं मानता, कलेक्टर नहीं मानता, डीएम नहीं मानता, एसपी नहीं मानता, दरोगा नहीं मानता, एक साइकिल हम किसी को छुड़ा जा सकते। तो देखिए कार्यकर्ताओं का संतोष तो है। मोदी जी ने आज उसको पैचअप करने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। लेकिन यह है कि जो कार्यकर्ता ही वोटर को बाहर निकालता है तो इसका असर तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। केबक सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ केबक सिंह जी बने हुए थे, सलाहकार संपादक। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 5वें चरण की वोटिंग इस समय चल रही है, 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आखिरी का कुछ समय अब वोटिंग के लिए बचा हुआ है। माना यह जा रहा है कि 60% तक वोट उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में पड़ सकता है। अभी तक की यदि हम हालातों की बात करें तो 55, 56, 57% तक अलग अलग जिलों में वोटर ने वोट डाला है और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया है। आगे भी इस पर हम ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और लगातार ताजा स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।